गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी के विद्यार्थियों का इस 16वें लेसन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैव सांख्यिकी का परिचय एवं प्रयोग। क्या है? जैव सांख्यिकी के जैव सांख्यिकी का परिचय एवं प्रयोग जैव सांख्यिकी का परिचय एवं प्रयोग। देखिए, जैव सांख्यिकी का परिचय और प्रयोग में सबसे पहले ये अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेटिस्टिक्स का जन्म, अंग्रेजी भाषा का शब्द है अंग्रेजी भाषा का शब्द स्टेटिस्टिक्स का जन्म इटैलिक भाषा के स्टेटिस्टा इटैलिक भाषा, इटैलिक हिंदी में लिखे तो इटैलिक भाषा के स्टेटिस्टा से हुआ है और लैटिन भाषा के लैटिन भाषा का क्या है? स्टेटस। लैटिन भाषा का शब्द क्या है भाई? स्टेटस जर्मन भाषा के स्टेटिस्टिक से हुआ है। देखिए, सांख्यिकी शब्द जो है, स्टेटिक्स जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उसकी उत्पत्ति इटैलिक भाषा के स्टेटिस्टा, लैटिन भाषा के स्टेटस तथा जर्मन भाषा के स्टेटिस्टिक शब्द से हुआ है। देखिए, इसकी उत्पत्ति देखिए, ये तीनों भाषाओं की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इटैलिक भाषा जो है उसके स्टेटिस्टा, लैटिन भाषा का स्टेटस तथा जर्मन भाषा का स्टेटिस्टक, इनसे इसकी उत्पत्ति हुई है। और अब देखिए, हम सांख्यिकी की परिभाषा, ये तो है इसकी उत्पत्ति हो गई। अब हम करेंगे इसकी परिभाषा या डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन देखिए, विज्ञान की वह शाखा जो गणना एवं माप से संबंधित है, गणना एवं माप से संबंधित है, गणना एवं माप से संबंधित है,
सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाती है? सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? सांख्यिकी कहलाती है। अब देखिए, विज्ञान के हर क्षेत्र में आज सांख्यिकी का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है। विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में इसका योगदान महत्वपूर्ण हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है। ओके, विज्ञान के हर क्षेत्र में इसका जो योगदान महत्वपूर्ण हो गया है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी जैविक अन्वेषणों के माध्यम से एकत्रित अनुसंधान आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण व विश्लेषण हेतु सांख्यिकी आवश्यक है। देखिए, जीव विज्ञान में भी इसका जो अन्वेषण है उसके क्षेत्र में अनुसंधान के आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण के क्षेत्र में इसका योगदान काफी महत्वपूर्ण हो गया है। जीव विज्ञान में भी, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका योगदान महत्वपूर्ण हो गया है। ओके, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका योगदान महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखिए, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका योगदान महत्वपूर्ण हो गया है। अब इसके बाद देखिए कि हम इसके बाद देखिए जैव सांख्यिकी किसे कहते हैं। जैव सांख्यिकी, अगली परिभाषा है जैव सांख्यिकी की डेफिनेशन, बायोस्टैटिक्स। जैव सांख्यिकी किसे कहेंगे? जैविक अध्ययन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में 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 सांख्यिकी विधियों का सांख्यिकी विधियों के प्रयोग को, सांख्यिकी विधियों के प्रयोग को जैव सांख्यिकी, जैव सांख्यिकी कहते हैं। देखिए, जैविक अध्ययन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सांख्यिकी विधियों के प्रयोग को जैव सांख्यिकी कहते हैं। जीव विज्ञान के क्षेत्र में देखिए किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। आनुवंशिकी के क्षेत्र में, आनुवंशिकी के क्षेत्र में, उपयोग कहाँ हो रहा है? विज्ञान के किस किस क्षेत्र में, जीव विज्ञान के किस किस क्षेत्र में उपयोग हो रहा है? आनुवंशिकी में, मानवमिति में, मानवमिति में, आदि के क्षेत्र में इसका अध्ययन हो रहा है। इसके बाद देखिए वंशागत गुणों का विश्लेषण, गुण
संबंधित जो संबंध है उनका प्रस्तुतिकरण भी सांख्यिकी की इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, क्रोस्टन एवं कोडन के अनुसार, क्रोस्टन एवं कोडन के अनुसार, इसको मिटा रहा हूं, कोरक्सटन एवं काउडन के अनुसार, कोरक्सटन एवं काउडन के अनुसार आंकड़ों के संकलन, आंकड़ों के संकलन, आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, विश्लेषण एवं निर्वचन एवं निर्वचन को सांख्यिकी कहते हैं। को सांख्यिकी कहते हैं। देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन में सांख्यिकी या जैव सांख्यिकी आदि इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन आता है कंपलसरी, उसमें आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन को सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है। अब इसके आधार पर सांख्यिकी के अध्ययन को हम निम्न 4 चरणों के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। हम कितने चरणों के अंतर्गत? 4 चरण हैं जिसके अंतर्गत सांख्यिकी के आंकड़ों का हम अध्ययन, सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। और उसमें पहला जो आंकड़ा है, पहला है आंकड़ों का संकलन, पहला है आंकड़ों का संकलन। पहला जो स्टेप है, पहली पॉइंट है इसका आंकड़ों का संकलन। प्रत्येक सांख्यिकी प्रयोग में पहला चरण है कि सबसे पहले आंकड़ों को एकत्रित करना। आंकड़ों को एकत्रित करना ही आंकड़ों का संकलन कहलाता है। आंकड़ों को एकत्रित करना ही आंकड़ों का संकलन कहलाता है। ओके, ये प्रथम चरण है भाई। सबसे पहले ये क्या है? प्रथम चरण है। ये क्या है? प्रथम चरण है। सबसे पहले हम सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास डाटा होने चाहिए। तो डाटा कलेक्शन जो है, कलेक्शन ऑफ डाटा, इंग्लिश में बोलें तो कलेक्शन ऑफ डाटा, हमारे पास डाटाओं का होना अति आवश्यक है। यदि हमारे पास डाटा नहीं है तो हम सांख्यिकी का अध्ययन की सोच भी नहीं सकते। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? आंकड़ों का एकत्रण करेंगे। उसके बाद में है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों के संकलन के बाद अगले चरण में उनका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण क्रिया है। और हम क्या करेंगे कि सारणी, चित्र या ग्राफ या रेखा चित्रों के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये क्या है? आंकड़ों के संकलन के बाद
आंकड़ों के संकलन के बाद महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण पद है। हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किस विधि से करेंगे? प्रस्तुतिकरण की विधि, प्रस्तुतिकरण की विधि रेखाचित्र, सारणी चित्र ग्राफ, सारणी चित्र ग्राफ रेखाचित्र आदि के द्वारा, आदि के माध्यम से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हम करेंगे। तो हमारा ये द्वितीय पद है। पहला पद है आंकड़ों का संकलन, दूसरा पद है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। पहले आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, फिर उन आंकड़ों की हम सारणी बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, रेखा चित्र बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा पद है आंकड़ों का विवेचन, एनालिसिस ऑफ डाटा। तीसरा पद है एनालिसिस ऑफ डाटा, आंकड़ों का विवेचन, आंकड़ों का विवेचन, आंकड़ों का विवेचन। देखिए, आंकड़ों का विवेचन प्रस्तुतिकरण के बाद इसकी विवेचना की जाती है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के बाद उनकी विवेचना की जाती है, विवेचना की जाती है, विवेचना की जाती है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के बाद उनकी विवेचना की जाती है। सही विवेचना से ही सही विवेचना से ही सही विवेचना से ही उपयुक्त तस्वीर सामने आती है, उपयुक्त तस्वीर सामने आती है। उपयुक्त तस्वीर सामने आती है। ओके। विवेचना के लिए हम क्या करेंगे? अनेक सांख्यिकी विधियों का उपयोग करेंगे। इसमें कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे? विधि कौन सी है? विधियों का उपयोग कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे? सह संबंध या कोरिलेशन, सह संबंध, कोरिलेशन। और कौन सी विधि काम में लेंगे? सार्थकता परीक्षण, सार्थकता परीक्षण। इन दो विधियों का हम उपयोग करेंगे। अब जो चौथा जो पॉइंट है वो है आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों का निर्वचन। आंकड़ों का निर्वचन चौथा पॉइंट है आंकड़ों का निर्वचन। इसमें क्या करेंगे? सांख्यिकी विधियों के विवेचन के उपरांत उनका निर्वचन किया जाता है। उसमें आंकड़ों के विवेचन के बाद, आंकड़ों के विवेचन के बाद
उनका निर्वचन किया जाता है, निर्वचन किया जाता है। ये अंतिम पद है, ये अंतिम पद है। ये कौन सा पद है? अंतिम पद है। एकत्रित आंकड़ों के विवेचन के बाद इससे उपयुक्त निष्कर्ष निकाला जाता है और आंकड़ों का सही निष्कर्ष इनके संकलन, प्रस्तुतिकरण, विवेचन पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। आंकड़ों के विवेचन के बाद, आंकड़ों के विवेचन के बाद, विवेचन के बाद उपयुक्त निष्कर्ष निकाला जाता है, उपयुक्त निष्कर्ष निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, उपयुक्त निष्कर्ष निकाला जाता है। ये निष्कर्ष जो संकलन, प्रस्तुतिकरण एवं विवेचन पर निर्भर करता है, एवं विवेचन पर निर्भर करता है, एवं विवेचन पर निर्भर करता है। उपरोक्त 4 चरणों के अतिरिक्त आंकड़ों का वर्गीकरण एवं उसका सारणीयन भी महत्वपूर्ण क्रिया है। ये जो उपयुक्त चारों पद हैं, इनके बाद उपयुक्त पदों के बाद उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन, वर्गीकरण एवं सारणीयन, वर्गीकरण, इसके बाद सारणीयन भी महत्वपूर्ण पद है, भी महत्वपूर्ण पद है। ओके, या क्रिया है, महत्वपूर्ण क्रिया लिखेंगे आप, पद नहीं है, ये क्रिया है। ओके, इसके बाद संकलन के उपरांत आंकड़ों के उचित प्रस्तुतिकरण, विवेचन हेतु उन्हें समानता एवं असमानता के आधार पर उपयुक्त वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु भी यह क्रिया आवश्यक आंकी गई है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे सांख्यिकी का महत्व एवं कार्य, सांख्यिकी का महत्व एवं कार्य, महत्व एंड कार्य, सांख्यिकी का महत्व एवं कार्य। नंबर 1, तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन, तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन। नंबर 2, जटिल समस्याओं को सरल रूप में प्रदर्शित करना, जटिल समस्याओं को सरल रूप में प्रदर्शित करना। नंबर 3, तथ्यों में आपसी संबंध स्थापित करना, तथ्यों में आपसी संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, तथ्यों में आपसी संबंध स्थापित करना। नंबर 4, तथ्यों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन, तुलनात्मक, तथ्यों का तुलनात्मक रूप से प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण। नंबर 5, समस्या की गहनता का अध्ययन। समस्या की गहनता का अध्ययन। गहनता का अध्ययन। नंबर 6, नीति निर्धारण एवं प्रभावों को मापने में सहायक। नीति निर्धारण एवं प्रभावों को मापने में सहायक। प्रभावों को मापने में सहायक। नंबर 7, पूर्वानुमान में सहायक। पूर्वानुमान में सहायक। नंबर 8, विज्ञान के नियमों की सत्यता की जांच करना। विज्ञान के नियमों की सत्यता की जांच करना। ओके। इसके बाद में सांख्यिकी की सीमाएं। इसके बाद में है सांख्यिकी की सीमाएं। नंबर 1, केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करवाती है। केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करवाती है। नंबर 2, बिना संदर्भ के सांख्यिकी निष्कर्ष भ्रमित। सांख्यिकी निष्कर्ष भ्रमित करने वाला होता है। नंबर 3, निष्कर्षों को संदेह से दूर नहीं कर सकते। नंबर 4, इकाई को छोड़कर समूह को महत्व देती है। नंबर 5, इसका उपयोग सांख्यिकी निष्कर्ष औसत रूप से ही सत्य होते हैं। ओके, ये थी सीमाएं। और इसके साथ ही सांख्यिकी वाला ये टॉपिक भी फिनिश होता है और ये यूनिट भी फिनिश होती है। ये जो यूनिट करवाई है इसमें से 2 क्वेश्चन 100% आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएंगे। आपको एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, कल से हम नेक्स्ट वीडियो में हम अगली यूनिट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।